नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। गरीबी को बहुत करीब से देखा, उसके बाद फिल्मों में अपना हाथ आजमाया, फिर बन गई लोगों की सबसे लोकप्रिय नेता। नाम जयराम जयललिता। जनता इन्हें इतना प्यार करती थी कि इन्हें अम्मा नाम से पुकारती थी। यही कारण था कि तमिलनाडु की जनता ने इन्हें 6 बार अपना चीफ मिनिस्टर चुना। जयललिता तमिलनाडु के लोगों को इतना प्यार करती थी कि इन्हें मदर ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता था। लोग इन्हें इतना प्यार करते थे कि इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है थलाइवी। वैसे तो इनका खुद का जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। आपको बता दें कि थलाइवी फिल्म इनकी जीवन पर आधारित है और जयललिता का किरदार कंगना रनौत ने निभाया है। आपको बता दें कि जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 में मैसूर के कर्नाटक में हुआ था। वह सिर्फ 2 साल की थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां वेदवल्ली के ऊपर आ गई थी। पति की मौत के बाद ही वेदवल्ली बच्चों को लेकर बैंगलोर आ गई। वहां उन्होंने क्लर्क की नौकरी की। क्लर्क की नौकरी करते करते जब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया, तब उन्होंने अपनी बहन की कहने पर फिल्मों पर अपना हाथ आजमाना शुरू किया और वह मद्रास चली गई। फिल्मों के बिजी शेड्यूल के चलते वेदवल्ली अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाती थी, जिसके वजह से जयललिता को हमेशा अपनी मां की कमी खलती रही। एक बार की बात है जब जया स्कूल के ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आई और उन्हें फर्स्ट पोजीशन का सर्टिफिकेट भी मिला। सर्टिफिकेट मिलने के बाद जया इतनी उत्साहित थी कि वो अपनी माँ से ये बात शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा उतावली थी। अपनी माँ का इंतजार करते करते जया लिविंग रूम में ही सो गई। वहीं देर रात जब जया की माँ घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जया लिविंग रूम में ही सो रही है। जब उनकी माँ ने जया को उठाकर पूछा कि वो लिविंग रूम में क्यों सो रही है, जया ने बताया कि आज उनके स्कूल में ऐसे कंपटीशन था और उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है। ऐसे में जयललिता ने अपनी मां को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा कि आज उनके स्कूल में ऐसे कंपटीशन था जिसका विषय था मेरे लिए मां के मायने। ऐसे का टॉपिक सुनकर उनकी मां काफी भावुक हुई। उसके बाद अपनी मां की कमी को पूरा करने के लिए जया ने अपना पूरा समय पढ़ाई को देना शुरू किया। जयललिता बचपन से ही काफी मल्टी टैलेंटेड थी और अपनी मां के कहने पर उन्होंने क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जयललिता को स्टेज में लोगों के सामने आने से डर लगता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिंदुस्तान के अच्छे डांसरों में से एक थी। जयललिता को 10th में स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए गोल्ड मेडल भी दिया गया था। जयललिता को स्कूल में बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया गया, जिसको वो अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती थी। जया बचपन से ही लॉ करना चाहती थी। जब लॉ करने की इच्छा उन्होंने अपनी माँ को बताई, तब उनकी माँ ने अपनी परिस्थितियां जयललिता के सामने रख दी। तब उन्होंने बताया कि उनके साथ सब कुछ सही नहीं चल रहा है और अब उन्हें जयललिता की जरूरत है। उनकी मां ने बताया कि बढ़ती उम्र के कारण अब उन्हें फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है। जयललिता ने ये बताया कि इस घटना से पहले उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि उनकी मां ने उन्हें पढ़ाने के लिए इतने संघर्ष किए हैं। उन्हें तो यही लगता था कि वह काफी अमीर खानदान से है। पहली बार अपनी मां को टूटा हुआ देखकर जयललिता का मन भर आया। अपनी मां को इस कदर टूटा हुआ देख जयललिता ने अपने लॉयर बनने के सपने को दफन कर दिया। इसके बाद अपनी मां के कहने पर जया ने फिल्मों में आने का फैसला किया। पहली बार जया एक कन्नड़ फिल्म में नजर आई जिस वक्त उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। फिल्मों में आने के बाद से जया का स्केड्यूल बहुत ज्यादा ही बिजी हो गया था। जया फिल्मों में 6 शिफ्ट करती थी, साथ ही साथ वो अपने डांस की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखती थी। जया अपनी लाइफ में अब इतनी बिजी हो चुकी थी कि वो अपनी डांस को टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह चलती ट्रेन में अपनी डांस की क्लासेस लिया करती थी। कुछ ही दिनों में जया साउथ की सुपरस्टार बन गई। उन्हें 5 बार तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिला और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। जया केवल 23 साल की थी जब उन्होंने अपनी मां को खो दिया। अपनी मां को खोते ही जया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करने लग गई। जया अपनी एक्टिंग में इतनी बिजी थी कि उन्हें बाकी चीजों की जानकारी नहीं थी, जैसे उनकी स्टाफ की कितनी सैलरी है, जिस पिक्चरों में वो काम कर रही है, उनके प्रोड्यूसर से उन्हें कितना पैसा मिलता है, यहाँ तक उन्हें इनकम टैक्स की जानकारी भी नहीं थी।
1960 से लेकर 1980 तक जया ने तमिलनाडु के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। सुपरस्टार एमजीआर का जयललिता की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव था। दोनों ने एक साथ लगभग 27 फिल्मों में काम किया है और उन्हीं के कहने पर जयललिता ने 1982 में पॉलिटिक्स में कदम रखा। जयललिता ने अपना पहला कदम पॉलिटिक्स में रखा। उस वक्त एमजीआर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए जयललिता पॉलिटिक्स में उतरी थी। उसी वक्त जयललिता ने एमजीआर की पार्टी AIADMK ज्वाइन की। बहुत ही कम समय में जयललिता AIADMK की एक अहम कड़ी बन चुकी थी और पार्टी का ज्यादातर काम वही संभालने लग गई थी। जब जयललिता ने पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट में अपनी स्पीच रखी थी, उसी वक्त लोगों को समझ आ गया था कि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी लीडर आने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमजीआर की वाइफ जयललिता को पसंद नहीं करती थी। 1985 में जब एमजीआर काफी बीमार रहने लग गए, तब उनकी वाइफ ने जयललिता को पार्टी से हटा दिया। कुछ ही समय बाद एमजीआर की मौत हो गई, जिसके बाद पार्टी के लोग जो जयललिता को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्हें एमजीआर की डेड बॉडी भी देखने नहीं दी। एमजीआर के मौत के बाद जब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, तब जयललिता पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्होंने पॉलिटिक्स त्यागने का फैसला कर लिया था। पर पार्टी के कुछ लोग जो जयललिता को पसंद करते थे, उन्होंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। एक समय ऐसा आया जब पार्टी दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक जो एमजीआर की वाइफ को सपोर्ट करती थी और दूसरी तरफ जो जयललिता को बढ़ाना चाहती थी। हालांकि जानकी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। 1989 में जयललिता ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी राज्यसभा सीट छोड़ दी और इलेक्शन में जीत हासिल की और तमिलनाडु की पहली विपक्ष नेता बनकर उभरी। जयललिता ने इलेक्शन जीतने के बाद दो हिस्सों में बटी हुई पार्टी को वापस से एक कर दिया। जयललिता के जीतने के बाद जानकी ने, जो एमजीआर की वाइफ थी, उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। फिर आता है 25 मार्च 1989, जो इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे शर्मनाक दिन माना जाता है। तमिलनाडु असेंबली मीट के दौरान डीएमके के कुछ लीडर्स ने स्टेट बजट डिस्कशन की आड़ में जयललिता को फिजिकली असॉल्ट किया। ये हमला सीधा सीधा जयललिता के अभिमान पर था। उस दिन जयललिता पर चेयर्स, माइक और चप्पलों से हमला किया गया था। कुछ लोगों ने उनकी साड़ी और कुछ लोगों ने तो उनके बाल तक खींचे थे। अपनी पार्टी के कुछ एमएलएस की वजह से जयललिता अपनी जान बचा पाई। इस घटना के बाद जयललिता ने चीफ मिनिस्टर बनने की कसम खा ली और उन्होंने ठान लिया कि अब वह चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही असेंबली में वापस कदम रखेंगी। इस घटना के बाद ही जयललिता ने अपनी कसम पूरी की और वो चीफ मिनिस्टर के रूप में सामने आई। जयललिता तमिलनाडु की यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में सामने आई। जयललिता का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जिनमें उनके ऊपर काफी एलिगेशंस लगे, जिसमें से कुछ एलिगेशंस तो खारिज कर दिए गए, लेकिन कुछ एलिगेशंस की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। जब अम्मा जेल में थी, तब लोगों का जमावड़ा उनके समर्थन में उतर आया था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अम्मा ने लोगों के हित में एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए। यही कारण था कि लोगों ने उन्हें 6 बार चीफ मिनिस्टर बनाया। जयललिता का आखिरी अपीयरेंस उनके वीडियो कॉल के जरिए था, जिसमें उन्होंने चेन्नई के 2 मेट्रो लाइंस के इनॉग्रेशन की बात की थी। उस वीडियो कॉल के अगले ही दिन जयललिता बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गई थी। ऐसा माना जाता है कि यही एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अपना आखिरी अपीयरेंस वीडियो कॉल के थ्रू दिया था। कुछ दिनों तक बीमारी से संघर्ष करने के बाद जयललिता 5 दिसंबर 2016 को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गई। जयललिता के उस उतार चढ़ाव भरे जीवन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।